तो यहाँ पर आप देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम किन चीज़ों को शामिल नहीं करते। तो ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर जिनको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शामिल नहीं करते, यानी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बनाएंगे तो इनमें इन आइटमों को शामिल नहीं करेंगे, उनको इग्नोर करेंगे। कैश बैंक, फिक्स्ड एसेट्स, साइकिल जिसे हम बाईसाइकिल बोलते हैं, अटेंसिल, कभी कभी बर्तन भी आते हैं अटेंसिल्स को, अलमीरा यानी आलमारी, यह भी कभी कभी लिखा हुआ सवाल में आ जाता है। बॉन्ड्स, बॉन्ड्स एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है। एंड सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटीज़ कोई भी हो सकती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी ही हो। इसके बाद इन्वेस्टमेंट शब्द से भी कुछ आइटम कभी कभी लिखे होते हैं, इनको भी शामिल नहीं करेंगे। 8वां आइटम है फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इसको ध्यान रखेंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी इसमें शामिल नहीं किया जाता। इसके बाद है एनी फंड, किसी प्रकार का अगर फंड शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो वह फंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शामिल नहीं करते। 10वां पॉइंट है स्पेशल डोनेशन, विशेष प्रकार के चंदे वे शामिल नहीं होते हैं। और स्पेशल सब्सक्रिप्शन, स्पेशल सब्सक्रिप्शन जिसको हम विशेष प्रकार के चंदे कहते हैं, उन चंदों को जिन्हें पार्टिकुलर किसी कार्य के लिए दिया गया हो उस प्रकार के चंदों को शामिल नहीं करते। 12वां पॉइंट है कैपिटलाइज्ड इनकम। कैपिटलाइज्ड इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जिसको पूंजीगत माना गया है या पूंजीकृत कर दिया गया है। यदि हम इनको हिंदी में जाने तो ये रोकड़ बैंक है, ये स्थायी संपत्तियां हैं जिसमें फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, इस प्रकार की चीज़ें आती हैं जिनको हम लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं। बाईसाइकिल यानी साइकिल ही हो गया। अटेंसिल बर्तनों को कहते हैं। आलमारी है ये। बॉन्ड या सिक्योरिटीज़ है जिसे हम बॉन्ड या प्रतिभूतियाँ बोलते हैं। ये विनियोग है, ये स्थायी जमा है, ये किसी भी प्रकार का कोष है, ये विशेष प्रकार का दान है, ये विशेष प्रकार के चंदे हैं, ये पूंजीगत आय या पूंजीकृत आय है। इस प्रकार से हमने ऐसी यहाँ पर रकमों को आपको ध्यान दिलाया है जिनको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शामिल नहीं करेंगे। एक बार और बोलता हूँ मैं, इस प्रकार की किसी भी रकम को इनकम एक्सपेंडिचर में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन अगर इनसे किसी प्रकार की आय हुई है, जैसे फिक्स डिपॉजिट है, इससे ब्याज मिला है, तो यह हमारी आय मानी जाएगी, वो हमारी इनकम होगी, उसको हम इनकम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पर फिक्स एसेट्स है, इनको बेचने से अगर हमें कोई फ़ायदा हुआ है या इस पर डेप्रिसिएशन कटा है तो वह भी इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। अगर इनकम होगी तो इनकम की ओर, अगर खर्चा होगा तो एक्सपेंडिचर की ओर लिखेंगे। इसी प्रकार से अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट है, अगर इस पर ब्याज हुआ है, प्राप्त हुआ है ब्याज, तो हमारी इनकम होगी। लेकिन इनका बेचना और ख़रीदना, यह चीज़ें इसमें शामिल नहीं होंगी। तो आइए इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करने चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दोनों मांगा गया है, यानी आगम शोधन खाता भी और आय व्यय खाता भी। हमने पहली वीडियो में आगम शोधन खाता बना दिया है। अब हम बनाएंगे आय व्यय खाता यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आइए देखते हैं संगम क्लब का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हम कैसे बनाएंगे। संगम क्लब का जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है वह आपकी स्क्रीन पर बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, संगम क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 31, 2015। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं
सवाल को भी देखिए ध्यान से। हम चालू वर्ष के ही खर्चे चालू वर्ष की इनकम को लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। अब हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ लिखा है पिछले वर्ष के प्राप्त चंदे, तो हमें पिछले वर्ष से कोई लेना देना नहीं है, हमें इस वर्ष से लेना देना है। तो हम इनकम पहले लिखते हैं। चलिए इनकम को कैसे लिख रहा हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। अब देखिए ऐसे बना रहा हूँ मैं, यहाँ इनकम लिख रहा हूँ और यहाँ से आपको ये आइटम लिख के दिखाना भी, मतलब दिखाना भी है कैसे लिखना है। अब कैसे सेट किया जाए इसको ताकि आपको दिखाई भी दे। चलिए ऐसे ही बनेगा ये। अब एक एक करके आपको दिखाएंगे। चंदा प्राप्त है, ये चालू वर्ष का है 18,000। चालू वर्ष के अदत्त चंदे हैं 3,000, तो ये 3,000 चालू वर्ष से रिलेटेड है, इसको हम जोड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन ये है 18,000। ऐड करिए इसमें आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर 3,000 रुपये, अब ये हो गया 21,000 रुपये। उसके बाद दूसरा आइटम कमरों का किराया यानी रूम रेंट। रूम रेंट हमारी आगम में चल रहा है यानी इनकम है, और ये है 1,000 रुपये। तो इसको भी लिखिए यहाँ पर बाई रूम रेंट, रूम रेंट 1,000 रुपये। इसके बाद है बिलियर्ड रूप से प्राप्ति 6,000 रुपये बाई इनकम फ्रॉम बिलियर्ड रूम, रूम है वो, फ्रॉम बिलियर्ड रूम, और ये है 6,000 रुपये की प्राप्ति। और जलपान गृह से 12,500 रुपये। इनकम फ्रॉम रेस्टोरेंट, इनकम फ्रॉम रेस्टोरेंट 12,500 रुपये। ये हमारी इनकम हो गई पूरी। तो अब सारी आप देख रहे हैं यहाँ पे 21, 22, 6, 28, 12, 40,500 की टोटल इनकम है। अब खर्चों पर देते हैं ध्यान। खर्चों में सबसे पहले आप समय योजनाओं को जरूर देखा करिए। रोकड़ बैंक से कोई मतलब इसमें है नहीं। जिन चीज़ों को मैंने लिख दिया था उनसे कोई लेना देना नहीं है। उन रकमों को जो हमने 12 रकमें लिखी थी वो तो उनको आपको यहाँ लिखना ही नहीं है, आपको उनको छोड़ के बाकी चीज़ें लिखनी है। तो यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अदत्त व्यय है मरम्मत का 800, तो हम मरम्मत में जोड़ेंगे। यहाँ पर मरम्मत दिया है 1200 का, तो इसमें 800 रुपये जोड़ेंगे। जलपान गृह पर व्यय है 2200, इसे जलपान गृह पर व्यय है 8,500, इसमें जोड़ेंगे। तो आइए अब हम खर्चों को लिखते हैं। खर्चों में सबसे पहले है वेतन यानी सैलरी। सैलरी का सबसे पहले नंबर आता है और इसकी रकम है 10,000 रुपये। तो हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे टू सैलरीज, लिखेंगे 10,000 रुपये। इसके बाद है रिपेयर 1,200 रुपये, टू रिपेयर 1,200। ऐड करिए इसमें आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर के 800 रुपये, तो जो कि अब हो जाएंगे टोटल 2,000 रुपये। इसके बाद है प्रिंटिंग स्टेशनरी 3,000 का, इसको पूरा लिखेंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,000 रुपये। इसके बाद है जलपान गृह पर व्यय 8500, और इसमें आउटस्टैंडिंग है 2200 का, 2,200 का, इसको लिखेंगे। तो पहले लिखिए रेस्टोरेंट एक्सपेंसेज, रेस्टोरेंट एक्सपेंसेज या रेस्टोरेंट पर खर्चा बोल रहा है ये, तो रेस्टोरेंट एक्सपेंसेज है 8,500 रुपये। इसमें आप जोड़ेंगे, ऐड करिए आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर 2,200 रुपये जो मैंने दिखाया, टोटल 10,700 रुपये हो गए। इसके बाद आता है केयर टेकर्स वेजेज 6,800, तो यहाँ पर लिखेंगे टू केयर टेकर्स वेजेज 6,800।
इसके बाद है फ्यूल एंड गैस 4000 का, टू फ्यूल एंड गैस 4000 रुपये। इसके बाद है रेंट एंड टैक्स 5000 रुपये, टू रेंट एंड टैक्स 5000 रुपये ही है ना। ये हो गया, खर्चे सारे पूरे हो गए। ये बात ध्यान रखेंगे, हमने जो 12 आइटम लिखे थे उनका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, बाकी सब का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हमारी इनकम थी 40,500 की, हमारे जो खर्चे हैं वे हैं 2 10 2 12 3 15 10 25 6 31 4 35 5 40 और 1500 ये है, तो 41,500 है और ये 40,500 है। इसका मतलब ये है कि हमारे इनकम जो है कम है और खर्चे ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर हम 41,500 ज़्यादा है, इसी को दोनों तरफ लिखेंगे। इसका मतलब हमारे खर्चे ज़्यादा हो गए हैं और इनकम कम है, इनकम 40,500 है, तो यहाँ पर 1,000 रुपये की जो है कमी हो गई, जिसे हम न्यूनता या डेफिसिट कहेंगे, यानी लॉस हुआ है इस क्लब को। तो डेफिसिट है 1,000 रुपये, इसको डेफिशिएंसी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा इसकी कमी। अब आंसर देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा है आंसर में 1,000 रुपये, यहाँ पर है आय की अपेक्षा व्यय का आधिक्य, यानी व्यय ज़्यादा है। ये खर्चे जब ज़्यादा होते हैं तो व्यय का आधिक्य बोला जाता है, जब आय इनकम ज़्यादा होती है तो आय का व्यय पर आधिक्य होता है। तो आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सीख लिया है। अब आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। एक दातव्य संस्था है, इसके लिए आगम शोधन खाते तथा प्रदत्त सूचना से 31 दिसंबर 2015 को आय व्यय खाता तैयार कीजिए। शेष स्थायी जमा में 5,000 रुपये, चालू खाते में 2,400 रुपये, हाथ में रोकड़ 300 रुपये, दान दिया गया है दिसंबर 31 का 8,000 रुपये, चंदा है 4,000 का, और इस तरफ है दान दिया है, कर्मचारियों को वेतन है, किराया है, छपाई स्टेशनरी है, डाक व्यय है। इसके अतिरिक्त इधर भी लिखा हुआ है समर्पण निधियाँ। समर्पण निधियाँ है यहाँ पे 15,000 की, लीगेसी है, विनियोगों पर ब्याज है, जमा पर ब्याज है, पुराने फर्नीचर की बिक्री है, और इस तरफ विज्ञापन है और फर्नीचर का परचेज है 750 का, और विनियोग 5% कर मुक्त ऋण सममूल्य पर भवन हेतु विस्तार हेतु ठेकेदार को अग्रिम दिया गया है। शेष स्थायी जमा, चालू जमा, रोकड़ के हाथ में जो पैसा है वह तीनों बैलेंस भी लिखे गए हैं, क्योंकि हमारे नियम के मुताबिक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जमा, विनियोग, रोकड़, बैंक ये सब तो आता नहीं है, इसलिए हमें इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, विनियोगों से, फर्नीचर से कोई मतलब नहीं, पुराने फर्नीचर की बिक्री से कोई मतलब नहीं, बाकी निधियों से कोई मतलब नहीं है। अब हम चलते हैं, इसका अकाउंट बनाएंगे, लेकिन समाचार नीचे का भी पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर कुछ समायोजनाएँ हैं। लिगेसी तथा दान से प्राप्त संपूर्ण धन का आधा आयगत समझा जाए। ये जो लिगेसी है उत्तरदान वाला, और पीछे दान दिया गया है, यहाँ पर 6,000 रुपये का शायद है क्या, यहाँ पे दान है 8,000 का है, तो ये 8,000 रुपये का दान, ये दान, और पीछे लिगेसी उत्तरदान जिसे बोलते हैं, उनको आधा लेना है, यानी ये जो उत्तरदान है इसको आधा लेना है। उसके बाद 200 रुपये किराए के, 300 रुपये कर्मचारियों का वेतन का, 50 रुपये विज्ञापन का, अंत में देना शेष है, यानी ये आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का, इनको जोड़ देंगे। विनियोगों पर ब्याज है 500 रुपये अर्जित हो गया है किंतु प्राप्त नहीं हुआ, यह इनकी इनकम है, इसे इनकम समझा जाएगा और इसको इनकम की ओर लिखेंगे। चलिए इस सवाल को अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ध्यान से इसके पॉइंट्स को। यहाँ लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015।
अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम इसके खर्चों पर ध्यान देंगे। एक्सपेंडिचर में सबसे पहले इधर आते हैं, मिक्स दिया हुआ है, खर्चे और इनकम दोनों मिक्स हो रहे हैं, तो हमें जो हम एक तरफ से लिखेंगे, जो जहाँ जाएगा उसको वहीं ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आप देखेंगे सबसे पहले जमा कोई मतलब नहीं, चालू खाते से कोई मतलब नहीं, रोकड़ से कोई मतलब नहीं, दान से मतलब है। 8,000 का दान है तो हम आधा ही लिखेंगे, क्योंकि पीछे उन्होंने कहा आप दान का आधा लिखेंगे। इसका मतलब जब हम यहाँ बाई डोनेशन लिखेंगे तो हम 8,000 के बजाय सिर्फ 4,000 रुपये ही लिखेंगे। इसके बाद चंदा, चंदा यहाँ 4,000 रुपये लिखा है, लेकिन चंदे के बारे में अन्य कोई इन्फॉर्मेशन अगर है तो उसको हम ज़रूर पढ़ेंगे। यहाँ पर चंदे के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी गई है, तो चंदा जितना लिखा है हम उतना ही मानेंगे। यहाँ पर एक चमक आ रही है, इस चमक को हटाते हैं, अब सही है। चंदा पूरा 4,000 है, तो सब्सक्रिप्शन के नाम पे हम 4,000 रुपये ही लिखेंगे। बाई सब्सक्रिप्शन 4,000 रुपये। इसके बाद यहाँ है दान दिया 14,500, हम लिखेंगे टू चैरिटी या डोनेशन, देने वाले चैरिटी लिखा करेंगे, जब जो हम दान देंगे उसका नाम चैरिटी कर देंगे। 14,500 रुपये, क्योंकि ये जा रहा है। कर्मचारियों को वेतन है 2,600 रुपये का, लेकिन कर्मचारियों के वेतन के बारे में यहाँ पर एक समायोजना भी लिखा गया है। तो देखेंगे तो यहाँ लिखा है समायोजनाओं में 300 रुपये कर्मचारियों को वेतन में अदत्त है, किराए में 200 अदत्त है, विज्ञापन में 50 रुपये अदत्त है। इनको जोड़ना होगा, उन्हीं रकमों में जोड़िए जिसका ये अदत्त बता रहा है। तो हम यहाँ पर चलते हैं वेतन में। वेतन हमारे सामने यहाँ लिखा हुआ है 2,600 रुपये। हम यहाँ लिखेंगे टू सैलरी, टू सैलरीज। पीछे जो 26, यहाँ पे 2,600 है, और पीछे जो बताया मैंने ऐड करिए आउटस्टैंडिंग। ये आउटस्टैंडिंग 300 रुपये की हमने दिखाया था, उसको लिखेंगे तब ये हो जाएगा 2,900 रुपये। अब इसके बाद दूसरा किराया है 1,200 रुपये का, तो किराए का आउटस्टैंडिंग मैंने आपको दिखाया था 200 रुपये था, तो यहाँ लिखिए टू रेंट, यहाँ लिखिए 1,200 रुपये, ऐड करिए आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का 200 रुपये, तो ये हो जाएगा 1,400 रुपये। इसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी 300 रुपये। प्रिंटिंग स्टेशनरी में शायद कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, विज्ञापन में 50 रुपये है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। इसकी जो रकम है वो है 300 रुपये। अब पोस्टेज का है 100 रुपये। इधर का पूरा काम हो चुका है। अब पहुँचते हैं दूसरी साइड में। यहाँ पर खर्चे और इनकम को एक बार और देखते हैं, क्या चीज़ें रह गई है, क्या चीज़ें हमने लिख लिया है। तो यहाँ ध्यान से देखने पर समर्पण निधियाँ या निधि प्राप्तियाँ कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आती हैं। इसके बाद दूसरा है लिगेसी उत्तरदान। तो जो लिगेसी है नीचे लिखा है लिगेसी, और दान वाली जो रकम है उसका आधा ही लेना है। तो हमने जो यहाँ पर अब लिगेसी लिखेंगे इनकम की ओर में, तो बाई लिगेसी हम आधी रकम लिखेंगे। लिगेसी के बारे में 6,000 लिखा है, तो हम सिर्फ 3,000 रुपये लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे है विनियोगों पर ब्याज 9,500 रुपये, बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये 9,500 का है,
नीचे बोलता है विनियोगों पर ब्याज 500 रुपये अर्जित हुआ यानी बकाया है। ऐड करिए एक्रूड, ये पूरा हो गया 10,000 रुपये। इसके बाद जमाओं पर ब्याज 150 रुपये है। बाई इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स 150 रुपये। इसके बाद है पुराने फर्नीचर की बिक्री से कोई मतलब नहीं। विज्ञापन खर्चा है 250 का, इसमें 50 रुपये का आउटस्टैंडिंग है, इसको जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट की जो यहाँ रकम दे रखी है 250 की, उसमें ये 50 जोड़ेंगे आउटस्टैंडिंग के नाम से। ऐड करिए आउटस्टैंडिंग 50 रुपये। अब ये टोटल 300 रुपये हो चुका है। आगे फर्नीचर नहीं आता है क्योंकि ये संपत्ति है स्थायी। विनियोग नहीं आता है, इसका ब्याज से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये कर मुक्त लिखा हुआ है। भवन विस्तार हेतु ठेकेदार को एडवांस, इससे भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि यह बिल्डिंग खरीदने के लिए दिया गया है। तो इस प्रकार से हमारी सारे खर्चे और हमारी सारी इनकम हो चुकी है। अब हम टोटल चेक करेंगे आखिर हमारा टोटल इनकम का और एक्सपेंडिचर का कितना हुआ। तो यहाँ देखेंगे 4 4 4 8 3 11 11 10 21,150 ये हमारी एक्सपेंस इनकम है 21,150। और इनका वो खर्चे कितने हैं उसको ध्यान दीजिए। 14 2 16 एक 17,000 17,000 3 3 6 4 10 1,000 ये होगा 18,000 19,500। हमारे जो खर्चे हैं वे 19,500 हैं। अब हम चेक करते हैं हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान। तो यहाँ हुआ 11 में से 5 गए 6 10 9 1650 का सरप्लस हुआ क्योंकि ये हमारी इनकम है, इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। तो 1650 का इसमें सरप्लस आना चाहिए। जवाब है 1650 रुपये। इसका मतलब ये सही है। तो अब हम क्या करेंगे, जो टोटल 21,150 ज़्यादा है वही दोनों तरफ लिख दीजिए 21,150 रुपये, और जो सरप्लस आया है प्रॉफिट हुआ है उसको यहाँ लिखिए टू सरप्लस और यहाँ लिखिए 1650 रुपये। इस प्रकार से आपने इस वक्त पूरा कंप्लीट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लिया है कैसे ये क्वेश्चन बना हुआ है, और मैंने इसके एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से आपको समझाया है। इस प्रकार से आपने 2 क्वेश्चन समझ लिए। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन समझे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपने बना लिया है। इसके सपोर्ट से आप और भी ट्राई कर सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट ऐसी ही कॉमर्स की वीडियोज के लिए जो अपडेट्स हैं वह आप तक कंटिन्यू पहुंचती रहेगी, और सब्सक्राइब अगर कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ज़रूर करेंगे, मुझे उम्मीद है आप निराश नहीं करेंगे, और यह वीडियो भी शेयर करेंगे। वीडियो में कोई कमी हो अपने कमेंट में अवश्य बताइए। फिर लेकर आएंगे एक नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।